डायबिटीज इंसिपिडस फ्रॉम द इंटरनल मेडिसिन एंड बेसिक साइंस फर्स्ट एड पैथोलॉजी से हम इसको स्टार्ट कर चुके थे। इसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू होगा। डायबिटीज इंसिपिडस में हमने ये बात की थी कि ये आपके पास एक पैथोलॉजी है किसकी, एडीएच की, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमने ये कहा कि हर उस पेशेंट को आप डायबिटीज इंसिपिडस लेबल करेंगे जिसमें आपके पास यूरिन वॉल्यूम 24 आवर्स में मोर देन 3 लीटर होगा। फिर आपने कहा कि जी डायबिटीज इंसिपिडस ऑन द बेस ऑफ etiology ये दो तरह की होती हैं। एक सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है जिसका सेकंड नेम क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस है, और एक आपके पास नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, ठीक है जी। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को आपने यहाँ से भी देखा था कि भाई क्योंकि किडनी के ऊपर इसके रिसेप्टर्स होते हैं एडीएच के, उसके रेफरेंस से भी देखा था। अगर मसला आपके पास जनाबे अली सेंट्रल मतलब क्या ब्रेन के अंदर आ रहा है, एडीएच का रिलीज वहां से कम है आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से, तो फिर आपने उसको क्या कहना है, ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर एडीएच तो आ रहा है आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से, लेकिन स्टिल वो अपना काम नहीं कर पा रहा, वो रेजिस्टेंट है एडीएच, तो आपके पास वो क्या है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। इन्हीं की फिर आप लोगों ने डिफरेंट इटियोलॉजिस्ट की बात की थी। इटियोलॉजिस्ट के बाद फिर आप लोगों ने इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात की थी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में मैंने ये कहा था कि इस बंदे में आपके पास हर वो सिम्टम्स आएंगे जो कि हर वो सिम्टम्स आपके पास होंगे जो कि SIADH में आपने देखा था कि उसके ऑपोजिट, SIADH के अंदर जो सिम्टम्स है उसके ऑपोजिट इसमें आपके पास सिम्टम, मतलब क्या, पॉलीयूरिया की आपने बात की थी, इसमें डाइल्यूटेड यूरिन की बात आप लोगों ने की थी, इसमें आप लोगों ने कहा था कि हाइपरनाट्रीमिया होगा, और हाइपरनाट्रीमिया की वजह से आपके पास अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के सिम्टम्स होंगे, और साथ में कोमा शिजस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, जो कि CK2 में है। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट इसमें बात की थी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशंस में आप लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस इसकी लिखी थी। सीरम ऑस्मोलैरिटी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी के बारे में बात की थी, इवन कि आपने ब्लड शुगर लेवल को भी चेक किया था, सोडियम के बारे में भी आपने देखा था। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ते हुए आपने कहा था कि क्यों ना हम इसके एक कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाएं, तो आप लोगों ने नेक्स्ट लिखा था, यहां से हेडिंग दें प्लीज, लिखे टेस्ट इंसिपिडस कंफर्मेटिव या कंफर्मेटरी या फिर डायग्नोस्टिक। ये तो MCQs है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा जी, इसमें आपके पास जो टेस्ट था उसका नाम था वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। ये फर्स्ट स्टेप 1 में भी इसको एक्सप्लेन किया गया, इसको CK2 में भी है, लेकिन हम देखेंगे इसको हॉस्पिटल में ये टेस्ट किया कैसे जाता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो टेस्ट है बेसिकली याद रखिएगा, ये आपके पास टू स्टेप प्रोसेस टेस्ट है। लिख लें प्लीज, एक साइड पे आप लोग लिख लें कि 2 स्टेप प्रोसेस टेस्ट। 2 स्टेप प्रोसेस आपके पास क्या है जी, टेस्ट है। जो इसका लिखें, इसमें ना हॉस्पिटल के अंदर एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, याद रखिएगा। प्रोटोकॉल क्या है, जिस तरह आप किसी को अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस के लिए आप अल्ब्राइडस को लगाते हैं ना, तो फिर देन आप अपेंडेक्टमी करते हैं, इसी का भी एक आपके पास प्रोटोकॉल है। इस टेस्ट को आप लोग कैसे करते हैं, लिखें स्टेप 1 में, स्टेप 1 लिख लें, स्टेप 1। अच्छा, जो स्टेप 1 प्रोसेस है ना, इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने कुछ एडवाइस करनी होती है पेशेंट्स को। लिखें प्लीज, एडवाइस टू पेशेंट जो होगा जिसका आपने ये टेस्ट करना है ना, इस टेस्ट को करने से पहले आपने कुछ एडवाइस करनी है। एडवाइस आपने क्या करनी है, आपने कहना जी लाइट ब्रेकफास्ट, लिख लें प्लीज। इसमें नंबर 1 लाइट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग 6:30 AM के PM AM, ठीक हो गया जी। तो एक तो ये आपने बात की।
फिर आपने क्या कहना है उस पेशेंट को कि भाई क्लियर फ्लूइड इनटेक, क्लियर फ्लूइड इनटेक, इनटेक टिल 7:30 AM, टिल 7:30 AM। पहली एडवाइस कि भाई आपने क्या करना है, मॉर्निंग 6:30 पे ब्रेकफास्ट कर लेना है, ठीक है, लाइट ब्रेकफास्ट। फिर आपने कहना है कि आप 7:30 बजे तक क्या कर सकते हैं जी, क्लियर वाटर पी सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड आपने जो एडवाइस करनी है, नो स्मोकिंग, नो टी, नो कॉफी, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो टी, नो कॉफी। तो ये आप लोगों ने बात करनी है कहां तक जी, आफ्टर, आफ्टर 7:30 AM, 7:30 AM के बाद किसी किस्म की कोई स्मोकिंग, कोई कॉफी, कोई टी नहीं यूज ले सकते। फिर फोर्थ नंबर पे जो आपके पास क्राइटेरिया है, आप क्या करते हैं जी, नंबर 4 स्टार्ट, ये ऐसे ही किया जाता है, स्टार्ट टेस्ट, स्टार्ट वाटर, वाटर डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन टेस्ट, टेस्ट एट 8 AM है। तो 8 AM पे आपने क्या करना है, इसका टेस्ट स्टार्ट करना है। अच्छा जी, टेस्ट में आप क्या करते हैं, कंप्लीट, देखें स्टार्ट। अब ये टेस्ट जब आपने करना है ना, इसमें फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर फिर कुछ प्रोटोकॉल आ जाते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पता है कब आपको पूछा जाएगा, ये जब आपने ओसी देनी है ना, स्टेप 2 के अंदर ये चीज बड़ी काम आएगी। अच्छा, और हॉस्पिटल के अंदर बड़ी काम आएगी। लिखिए सेकंड नंबर पे, कंप्लीट स्टार्ट वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट एट AM। आपने क्या कहना है जी, कंप्लीट, इसमें नंबर 1 कंप्लीट, कंप्लीट रिस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ H2O। वाटर के जो इनटेक है उसको कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देना, फॉर, फॉर, फॉर 0 to जनाबे अली 8 आवर्स, 8 आवर्स के लिए, ठीक होगा जी, फॉर 8 आवर्स, मतलब आप फॉर 8 आवर्स भी सिंपल लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, सेकंड नंबर पे, नंबर 2 अर्ली इन 1 आवर। आपने क्या करना है, जब आपने ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, फिर पेशेंट में आपने कुछ चीजें चेक करनी है इसी पेशेंट के अंदर। नो, नो चेक, जो ये लिखेगा और समझेगा उसी को समझ आनी है इस टेस्ट की। जब आपने वाटर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फॉर 8 आवर, इन 8 आवर्स के अंदर आपने कुछ चीजें चेक करनी है। तो आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले नंबर 1, इन एवरी, इन एवरी, इन एवरी 1 आवर, इन एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे में, चेक वेट, चेक वेट, आप उसका वेट चेक करें, वेट ऑफ पेशेंट। ओके जी। फिर नंबर 2 पे, नंबर 2 पे आपने क्या करना है, इन एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में, इन एवरी 2 आवर्स, इन एवरी 2 आवर्स चेक सीरम ओस्मोलैरिटी, चेक सीरम, सीरम ओस्मोलैरिटी, आप सीरम ओस्मोलैरिटी भी चेक करेंगे हर 2 घंटे बाद। फिर थर्ड पे जो आपका पॉइंट होगा, इन एवरी 4 आवर्स, इन एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे के बाद, चेक यूरिन ओस्मोलैरिटी, चेक यूरिन, यूरिन ओस्मोलैरिटी। ठीक हो गया जी।
अच्छा, जब आप यूरिन ओस्मोलैरिटी चेक करेंगे तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, इसमें देख लेते हैं अभी। जब आपने ये यूरिन ओस्मोलैरिटी चेक करनी है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज, और ये मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूं। अच्छा देखें, पॉसिबिलिटीज में क्या हो सकती है, आपके पास रिजल्ट क्या हो सकता है? यूरिन ओस्मोलैरिटी आपके पास जनाब अली मोर देन 600 मिली ओस्मोल पर लीटर के हिसाब से आ सकती है, एक पॉइंट। अच्छा, फिर आपके पास ये आ सकती है जनाब अली मोर देन 400 और 600 के दरमियान मिली ओस्मोल पर लीटर के हिसाब से। फिर आपके पास एक वैल्यू आ सकती है जी लेस देन, ये लिख लें, फिर बात करते हैं इसकी। मिली ओस्मोल पर लीटर, ये भी आपके साथ पॉइंट आ गया। अच्छा, अब यहां पे ये जो रिजल्ट आया, आपने चेक किया जनाब अली इन एवरी 4 आवर्स चेक की यूरिन ओस्मोलैरिटी, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसका मोर देन 600 का आना, ये जरा देखिएगा, मोर देन 600 का आना के नॉर्मल ड्यू टू, ये तो आपके पास नॉर्मल हो सकती है, लिखिएगा जरा इसका जो डायग्नोज है, नॉर्मल ड्यू टू डिक्रीज वाटर इनटेक, ये आपके पास नॉर्मल भी हो सकती है क्योंकि किसकी वजह से उस बंदे का आपने वाटर रिस्ट्रिक्ट किया फॉर द 8 आवर्स, ठीक हो गया। अच्छा, और एडीएच रिलीज एंड वर्क ड्यू टू कंसंट्रेटेड, यहां पे आप लोग लिखेंगे, जब आपने, देखें मेरी बात सुने, जब वाटर आपने रिस्ट्रिक्ट किया, सीरम की जो यूरिन की ओस्मोलैरिटी है वो कम होगी कि ज्यादा? यूरिन की ओस्मोलैरिटी ज्यादा होगी ना, जारी सी बात है, आपने वाटर को वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, जितने भी सॉल्यूट्स हैं आपके पास यूरिन में, ठीक है, तो इसमें फिर यूरिन ओस्मोलैरिटी आपके पास ज्यादा होगी। इस बेस पे आपके पास फिर एडीएच क्या करेगा, एडीएच जनाबेली रिलीज होगा कि नहीं होगा, मुझे आपने ये बताना है भाई। जब सीरम ओस्मोलैरिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है, बॉडी में फ्लूइड नहीं है, उसके वहां पे आपके पास सोडियम रास एक्टिवेट होगा, वो भी एल्डो भी आएगा, सोडियम भी आएगा, तो फिर क्या होगा, एडीएच रिलीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एडीएच रिलीज होगा, अपना काम करेगा एज ए कंपनसेटरी, ताकि यहाँ पे मतलब कि फ्लूइड आए, ऐसी है, मतलब बॉडी को वाटर चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखे नॉर्मल, इसमें एक कोड कर लें जरा प्लीज इसको, एडीएच रिलीज एंड वर्क, एडीएच रिलीज भी होगा और काम भी करेगा ड्यू टू, रीजन क्या है इसकी, हाँ जी, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक हो गया। यहां पे ये आपको पॉइंट पता चल गया। अच्छा, अब यहां पे बात कर लेते हैं, ये जो आपके पास मोर देन 400 टू 600 मिली ओस्मोल पर है, इसमें आपके पास क्या होगा, डायग्नोज लिख लें जी। डायग्नोज इसमें हो सकता है कि आपके पास साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, ठीक हो गया। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में कि पेशेंट वाटर का यूज करता रहता है, वो पीता रहता है और यूरिन पास करता रहता है, तो उसके अंदर ये सिनेरियो हो सकता है। लेकिन ये चीज कल मैंने आपको लिखवाई थी, अगर आप लोगों को याद होना, लेस देन 400, जस्ट मैंने इस वैल्यू को लेने के लिए इन 3 पॉसिबिलिटीज को बनाया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि इसका जो डायग्नोज है ये आपको क्या कंफर्म कर रही है, मुझे ये बताएं कि ये लेस देन है ना, ये आपको क्या कंफर्म कर रही है? ये आपको डायग्नोज बता रही है कि इस बंदे को भाई डायबिटीज इंसिपिडस तो है, इस बंदे को डायबिटीज इंसिपिडस तो है, लेकिन इस स्टेप ने अब आपको ये नहीं बताया
कि क्या ये आपके पास नेफ्रोजेनिक है कि सेंट्रल है। अभी तक इस बंदे ने ये, हाँ ये आपको वैल्यू जो है ना ये इसने शो कर दिया है कि इस बंदे को क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन होगी, आपने पेशेंट को ये तो कंफर्म कर दिया है, यहाँ पे कंफर्मेशन होगी किस चीज की, डायबिटीज इंसिपिडस की। तो भाई पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस है, लेकिन ये नहीं अभी तक पता कि इसको डायबिटीज इंसिपिडस कौन सा है। तो इफ यूरिन ऑस्मोलैरिटी बिलो 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर, लिखें जरा प्लीज। अच्छा ये आप लोगों ने लिख लिया, यहाँ पे बात करते हैं। अभी मुझे पता है कि आप लोगों में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक, यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ इसी की। अच्छा जी, इफ यूरिन ऑस्मोलैरिटी, लिखें इसके साथ, इफ यूरिन ऑस्मोलैरिटी लेस देन 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर, अगर इतनी किसी आ जाती है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी तो नो गिव, इस बेस पे जब आपको ये मिल गई, नो गिव या एडमिनिस्ट्रेट, नो गिव या फिर एडमिनिस्ट्रेट, आप भाई क्या करें, टू पेशेंट क्या देना है, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। एमसीक्यूज है जी ये, डेस्मोप्रेसिन इसको डेस्मोप्रेसिन बुक ने लिखा, लेकिन इसका फुल नेम है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। अच्छा ये आप लोग देते हैं डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, ये आपके पास क्या है, एनालॉग है किसका, एडीएच का। डेस्मोप्रेसिन एसीटेट एक्ट लाइक एडीएच, ये बात मायने में बिठा लें कि डेस्मोप्रेसिन एसीटेट एक्ट लाइक एडीएच, ये एडीएच की तरह काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां से ही बात आपको क्लियर हो जानी है, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा इसके बारे में। अच्छा जब आप पेशेंट को जनाब अली डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देंगे, अच्छा ये जो डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है ना, आप देते हैं इसमें 20 mg, या इसको आप इंट्रानेजल रूट से भी दे सकते हैं, इसको ओरली भी दे सकते हैं, इसको आईएम में भी दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आप देते हैं 2 mg 2 माइक्रोग्राम आईएम में देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद 20 माइक्रोग्राम आप लोग इंट्रानेजल रूट से देते हैं, इंट्रानेजली दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जब आप ये दे लेते हैं तो 4 आवर्स आफ्टर चेक, जब आपने ये दे ली 2 माइक्रोग्राम आईएम, जब आपने डेस्मोप्रेसिन एसीटेट जो कि एनालॉग किसका, एडीएच का, ये आपने दी, तो 4 आवर्स आफ्टर 4 आवर आफ्टर चेक, अब चेक करेंगे यूरिन ऑस्मोलैरिटी आप लोग चेक करेंगे। नो यहां पे एक बात याद रखनी है कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसके रिलेटेड ही। जब आपने 2 माइक्रोग्राम आईएम जनाबेली देना है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट 4 आवर्स आफ्टर चेक यूरिन ऑस्मोलैरिटी, तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब पॉसिबिलिटीज 2 कौन सी हैं, यूरिन आउटपुट आप देखेंगे ऐसे है, यूरिन आउटपुट आप देखेंगे कि भाई यूरिन आउटपुट क्या है। जब आप, मुझे एक बात आपने बतानी है, जब आप एडीएच एनालॉग देंगे यूरिन कम आना चाहिए कि यूरिन ज्यादा आना चाहिए, यूरिन कम आना चाहिए ना, क्योंकि एडीएच तो आपके यूरिन के खिलाफ काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना।
तो लिखे यहाँ पे दो चीज। अब आपने मुझे डायग्नोज बना के देना है यहाँ पे। एक यूरिन ऑस्मोलैरिटी में भी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी में भी इंक्रीज हो सकता है, ये आपके पास इंक्रीज हो जाए। एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट आपके पास क्या हो, कम हो जाए। अच्छा, फिर यहां तो हो सकता है यूरिन ऑस्मोलैरिटी रिमेन अनचेंज्ड, या फिर आपके पास एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी एंड यूरिन आउटपुट रिमेन अनचेंज्ड। अब मुझे आपने बताना है कि भाई इनमें से मैं आपके पास इसका डायग्नोस क्या बनाऊं और मैं इसका डायग्नोस क्या बनाऊं। थोड़ा सा ना कॉमन सेंस से आप लोगों ने ना सोचना है जी। तो यहां पे आपने डायग्नोसिस में क्या होगा, जिसमें यूरिन आफ्टर, हाँ जी, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, इट्स मीन के एडीएच अपने रिसेप्टर पे काम कर रहा है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो अब ये डायग्नोस क्या है, हाँ जी, डायग्नोस क्या है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। यूरिन का आउटपुट कम है और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, ज्यादा, तो ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। तो फिर जिसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी या यूरिन आउटपुट आपके पास रिमेन अनचेंज्ड है इस पेशेंट, तो फिर क्या होगा, नेफ्रोजेनिक, हाँ जी, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। मैं क्विकली इसका एक आपके साथ जो है ना रिव्यू लेने लगा हूं, जल्दी से प्लीज एक दफा सुन लीजिएगा। आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट अपने साइन एंड सिम्टम्स के साथ आएगा, आपने उसको, आपको पता है कि जी आपने बहुत सारे टेस्ट कर लिए, आपको कोई चीज़ ना मिली, आपने क्या किया, कंफर्मेटरी टेस्ट किया, कौन सा, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। इसमें क्या, एक आपका प्रोटोकॉल यूज होता है। प्रोटोकॉल में क्या है, आप पेशेंट को जनाब अली कुछ एडवाइस करते हैं करने से पहले। एडवाइस क्या करते हैं, आप पेशेंट को कहते हैं अच्छा जी आपने सुबह को 6 साढ़े 6 बजे तक लाइट ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, फिर आप 7:30 तक पानी शानी पी सकते हैं, क्लियर फ्रूट, फिर आपने क्या करना है 8 AM तक आपने कोई चीज 7:30 तक आप मतलब ये काम कर सकते हैं। उसके बाद 8 AM तक आपने जनाब अली क्या करना है, इसका टेस्ट स्टार्ट करना है। उससे पहले नो स्मोकिंग, नो कॉफी, नो टी। फिर 8 AM पे आपने ऐसे स्टार्ट कर लिया कि आपने पेशेंट का जो फ्लूइड था इनटेक, उसको आपने 8 आवर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बंद कर दिया, और 8 आवर्स सुबह 8 बजे से 8 घंटे के लिए बंद करना। इट्स मीन 4 बजे तक आप उसका पानी शानी बंद कर रहे हैं। जब आपने वो पानी बंद कर लिया, उसी दौरान उसी 8 आवर्स में आप उसने सीरम ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे और आप जनाब उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करते रहेंगे। ये आपने काम करने हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, जब आपने यूरिन ऑस्मोलैरिटी इस बंदे में चेक करेंगे तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी में आपको ये कुछ 3 वैल्यूज मिलेंगी, पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। एक आपके पास है जनाब अली मोर देन 600। मोर देन 600 का मतलब ये है कि इसमें जो यूरिन ऑस्मोलैरिटी है ये आपके पास क्या इंक्रीज है। इट्स मीन कि यहाँ पे एडीएच काम कर रहा है, जो कि अपने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। एडीएच काम करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, और एडीएच को आपके पास यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीज भी कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके पास एडीएच आ भी रहा है और वो काम भी कर रहा है। काम करके आपके पास यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा कर रहा है, बॉडी में फ्लूइड को ज्यादा स्टे करवा रहा है। ये बात तो इसमें आपको पता चल गई। अगर किसी की 400 से 600 आती है, आप कहते हैं शायद ये बंदा यार पानी बहुत ज्यादा यूज किया हो, इस दौरान में भी मुझे तो बताया नहीं है, मतलब पानी बहुत ज्यादा इसने पी लिया, उसके अंदर भी आपके पास क्या हो सकता है, सीरम ऑस्मोलैरिटी सॉरी यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या आ सकती है, आपके पास ज्यादा आ सकती है। ठीक हो गया जी। फिर आपके पास अगर किसी की यूरिन ऑस्मोलैरिटी जनाब अली क्या आ जाती है, लेस देन 400, आपने उसको डायग्नोस क्या कर दिया, डायबिटीज इंसिपिडस। यहां तक आपको ये बात तो पता चल गई। हाँ, बाकी वो आप प्रोटोकॉल ना भी करें, आप यूरिन ऑस्मोलैरिटी जनाब अली टेस्ट करते हैं और आपके पास ये लेस देन 400 आता है, तो आप इस बंदे को कंफर्म करते हैं कि यार हाँ इसमें डायबिटीज इंसिपिडस है।
फिर आप इस डायबिटीज इंसिपिडस को ये कंफर्म करने के लिए क्या कि ये आपके पास सेंट्रल है कि या फिर आपके पास एक नेफ्रोजेनिक है, आप उस बंदे को बाहर से देते हैं डेस्मोप्रेसिन एसीटेट जो कि एनालॉग है, जो कि एक्ट लाइक, जो कि मिमिक लाइक, हाँ जी, एडीएच की तरह काम करता है। ये आपको फार्मेसी में अवेलेबल है। ठीक हो गया जी। अब जब आप एडीएच देंगे तो भाई एडीएच क्या काम करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, ऐसे ही है। अब आ जाते हैं आगे। अब जब आपने एडीएच दिया होगा, मतलब कि 4 आवर्स एडीएच देने के बाद 4 आवर्स जब आपने बाद में चेक की यूरिन ऑस्मोलैरिटी, उसमें आपने, मैं आपसे 2 बातें पूछूंगा। जब आपने एडीएच दिया होगा बाहर से, अपने रिसेप्टर के ऊपर वो काम करेगा, किडनी पे काम करके वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा और यूरिन को कंसंट्रेटेड करेगा, यूरिन आउटपुट कम होगी, ऐसे ही है ना, यूरिन आउटपुट भी कम होगी, यूरिन कंसंट्रेटेड भी होगा, मतलब यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगी। अब अगर एक पेशेंट है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, उसकी यूरिन आउटपुट वो कहेगा डॉक्टर साहब आपने जो मेडिसिन दी है ना उसके बाद मुझे तो यूरिन ही नहीं आ रहा। एक बात, फिर जो यूरिन अगर थोड़ा बहुत आया भी है वो जला हुआ है, वो मतलब कि उसका कलर येलो है, येलो टाइप, ठीक होगा जी। तो यूरिन का कम आना और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होना आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, तो ये आपको पता, इस बात की ये आपको वजाहत दे रहा है कि हाँ इस बंदे के रिसेप्टर काम कर रहे हैं, इस बंदे के रिसेप्टर काम कर रहे हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है वहां से एडीएच नहीं था आ रहा, तो डायग्नोस क्या हो गया, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। हाँ, अगर एक पेशेंट है जनाबे आपने उसको बाहर से एडीएच दिया, उसकी देने के बाद यूरिन ऑस्मोलैरिटी और उसके पास यूरिन आउटपुट वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, इट्स मीन कि आपने बाहर से एडीएच दे दिया, आपने बाहर से जनाब जब डेस्मोप्रेसिन एसीटेट दी उसमें कोई फर्क नहीं आया, इट्स मीन आपको ये पता चल गया कि एडीएच अंदर तो गया है बॉडी के, लेकिन किसी जगह पे उसको रिसीव करने वाला बंदा नहीं था। मेरी बात समझे, उसको किसी ने रिसीव नहीं किया, जब रिसीव नहीं किया मीन को उसके रिसेप्टर नहीं है, तो रिसेप्टर नहीं है तो आपको पता है जिसमें रिसेप्टर का मसला आता है और वो आपके पास क्या है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। बात क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? ओके प्लीज नेक्स्ट लिखें। अब बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेस्मोप्रेसिन एसीटेट्स आल्सो नोन एज। अब ना इसके कुछ नाम है, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, बुक ने मेंशन किए हुए हैं, तो बाकी स्टोरी तो यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। अब मुझे ये बताएं, अगर कोई बंदा आपको डायबिटीज इंसिपिडस वाला मिले तो आप उसका डायग्नोस कर सकते हैं ना? अच्छा जी, यहाँ पे इसका लिखें आल्सो नोन एज डेस्मोप्रेसिन एसीटेट्स, आल्सो नोन एज, इसका एक नाम है वो आप लोग लिख लें, DDAV, और ये CK2 में इंटरनल मेडिसिन में DDAVP, और याद रखिएगा ये आपके पास एक सिंथेटिक वर्जन ऑफ ADH है, ये भी ADH है और ये खुद बनाया हुआ है, सिंथेटिक वर्जन ऑफ ADH, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको लिख लें, एब्रीवेशन इसकी क्या है, इसको ये आपके पास ऐसे आता है 1 डेस्मिनो 8 डी आर्जिनिन वेजोप्रेसिन, वेजो वी से वेजो और पी से प्रेसिन, ये इसका फुल नेम है, 1 डेसामिनो 8 डी आर्जिनिन वेजोप्रेसिन, ठीक हो गया। ये एक सिंथेटिक है, किसकी आपके पास है, ADH, सिंथेटिक एनालॉग ऑफ ADH भी इसे कहा जाता है, सिंथेटिक वर्जन ऑफ ADH या फिर सिंथेटिक एनालॉग। और एनालॉग किसको कहते हैं पता है ना? एनालॉग का मतलब है एक्ट लाइक सेम, एनालॉग जब भी आ जाए एक्ट लाइक सेम का मतलब एनालॉग, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास इसमें मतलब के डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जी इन्वेस्टिगेशन। मुझे आप लोग एक बात बताएं, बुक CK2 ने लिखी हुई है MRI, क्या आप नेफ्रोजेनिक में MRI करेंगे कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में? सेंट्रल में करेंगे ना। आपने MRI ब्रेन के लिए तो लिख लें यहाँ पे, जहां पे आपने लिखा है ना
चलें, इन्वेस्टिगेशन ही हम कर रहे हैं, तो आप लोग लिखें MRI। ये आपने कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये MCQs एग्जाम का, ठीक है। अच्छा, MRI और MRI आप लोग किसके लिए करते हैं, लिख लें, शोज MRI इन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, इंडिकेशन है ये उसकी, ठीक है। MRI की इंडिकेशन अगर आपसे कोई पूछे इस टॉपिक में तो वो क्या है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, ये आपको क्या शो करेगी, ये आपको बताएगी पिट्यूटरी कैन शो पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमिक जनाबेली मैस को ट्यूमर आपको बता सकती है, ऐसे है। तो ये आप लोगों को इसका पता। अब लिखें जी, बात आ जाती है ट्रीटमेंट की आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो हेडिंग दे दें, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट वे ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो हम इनको सेपरेट आपने कॉलम में लिखा हुआ है ना, तो हर एक की इनकी जो ट्रीटमेंट ऑफ वे है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। तो लिख लें प्लीज आप लोग, पहले आप लोग इस तरह करें, लिखें ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में तो आपको डिफरेंट काजेस का तो पता ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया है। ट्रीट अंडरलाइंग काज जो भी होगा उसको आप ट्रीट करेंगे। अच्छा, फिर साल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, साल्ट रिस्ट्रिक्शन जनाब अली, साल्ट रिस्ट्रिक्शन या फिर लो आप बताएंगे। फिर रिड्यूस वाटर इनटेक, ये आप लोगों ने बताना है। फिर आप लोग कुछ देंगे जनाब अली, इसमें ड्रग्स की बात करेंगे, तो यहां पे लिखने ड्रग्स। अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने जो ड्रग याद रखनी है लिखें, नंबर 1 बेंड्रो, या लिखें पहले हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, और इसको बुक ने सिंपल लिखा हुआ है HCTZ, ये आप लोगों ने बुक में देखना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास जो ड्रग है वो है जी एमिलोराइड, ठीक होगा जी। एमिलोराइड मैंने और भी एक जगह पर आपको बताई थी, पता है आप लोगों को, जब मैंने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात कही थी और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये उसमें यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे, ये आप लोगों ने फार्मा में भी पढ़नी है। फिर लिखें एंडोमेथासिन, ठीक हो गया। इसके साइड बाय साइड आप लोग इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, एक तरह से ये तो आप देते ही देते हैं, साइड बाय साइड ये भी याद रखिएगा, बेंड्रोफ्लूमी थायाजाइड विद एनसिड। अब ये बात आप लोगों को पता, ये प्रैक्टिकली यूज होता है ऐसे फार्मूला, एनसिड विद एनसिड। अच्छा, यहां पे ना आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि वाई एनसिड तो आप लोगों के लिए जो इंडिकेशन है वो तो एज ए एनाल्जेसिक यूज करते हैं ना, मतलब कि पेन किलर के तौर पे यूज करते हैं मोस्टली। तो इसमें एनसिड क्यों, मतलब कि वैसे नॉर्मली तो फॉर द पेन है, तो वाई हेयर
इसका हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखें जी, मैंने एक बात बताई थी, एनसिड जो है ना, आप लोगों को मैंने एक साइकिल बताया था कि अगर आरटीए किसी के होता है ना, तो आरटीए के बाद जनाब जो फास्फोलिपिड है उनकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। फास्फोलिपिड की फास्फोलाइपेज एक है A2 के साथ और आर्किडोनिक एसिड में, फिर आर्किडोनिक एसिड के ऊपर कुछ आपके पास एंजाइम है कोक्स 1 कोक्स 2, ये जनाब अली काम करते हैं, उसको प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास E1 E2 E3 डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। अब इसकी बात आप लोगों ने ये देखनी है कि इसके अंदर लिख लें जरा प्लीज, एनसिड क्या करते हैं, एनसिड इनहिबिट 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 टू एनसिड इनहिबिट टू कोक्स कोक्स, ये आपके पास जो कोक्स एंजाइम है ना, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम, इसका फुल नेम है साइक्लोऑक्सीजिनेस। अच्छा, इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। अच्छा, जब इसको इनहिबिट करता है ना, तो आपके पास क्या होता है, डिक्रीज, हाँ जी, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट। अब मुझे एक बात बताएं, जब कोक्स को इनहिबिट करेंगे तो भाई आर्किडोनिक एसिड से क्या आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, आर्किडोनिक एसिड से क्या प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा जब इसको इनहिबिट कर देंगे? नो, नॉर्मली इसका आप देखें, नॉर्मल भी आपको लिख लेना तो बेहतर है। साइक्लोऑक्सीजिनेस पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड, ठीक हो गया जी, ये लिख लें जरा नॉर्मल कि भाई साइक्लोऑक्सीजिनेस नॉर्मली पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड। ये बात आपको समझ आई? ये सेंटेंस लिख लें जरा प्लीज, फिर आगे मैं यहां पे क्यों नहीं लिखवा रहा, क्योंकि ये हमने करना है जनरल पैथोलॉजी में। अच्छा, जब आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन E1, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। जब आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जनाबली कम होगा, कहां पे, इन द किडनी, तो फिर आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास जनाबली वहां पे वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और जब वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो मुझे आपने बताना है कि भाई किडनी वाटर को कम रिसीव करे, सॉरी, किडनी ब्लड को कम रिसीव करेगी कि ज्यादा, कम करेगी ना वैजो कंस्ट्रिक्शन से, तो यूरिन आउटपुट कम के ज्यादा, कम होगा ना, जारी सी बात है। तो डिक्रीज, ये जरा लिखें, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अच्छा, ये प्रैक्टिकली यूज होता है ये जो ड्रग है। अब ना बेसिकली आप में से कंफ्यूज वाला आपने क्यों होना है, पहले लिखें नोट जरा, फिर आपको ये सही समझ आएगी। नोट लिखें प्रोस्टाग्लैंडिन E1, फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E1, फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E1, इसके फंक्शन लिखें। इसका एक फंक्शन है कि इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू किडनी, एक काम तो इसका ये है। नंबर 2 जनाब अली, दूसरा फंक्शन इसका ये है कि आपके पास डिक्रीज HCl इन स्टोमिक, ये उधर स्टोमिक को भी प्रिवेंट करता है, डिक्रीज HCl इन स्टोमिक की मिकोजा में भी ये हेल्प करता है, ठीक हो गया जी। और इंक्रीज म्यूकस सेक्रीशन, इंक्रीज म्यूकस सेक्रीशन को ज्यादा करता है, लेकिन HCl की प्रोडक्शन को कम करता है। अच्छा, इसका एक और भी काम है कि डक्टस आर्टरियोसिस को पेटेंट रखता है, ठीक है। आप लोग इंशाल्लाह CVS में पढ़ेंगे, वहां पे भी प्रोस्टाग्लैंडिन का आपके पास एक काम है। थर्ड फंक्शन इसका ये है कि PGE1 हेल्प इन ओपन टू PDA को ये क्या करता है, ओपन रखने में हेल्प करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए जी। तो यहाँ पे आपने ये बात हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड MCQs के लिए पुट करें, मैं फंक्शन आपको बता रहा था, ये भी आपके पास, उसके बाद ये भी MCQs के लिए। अच्छा, बात ये कर रहे थे कि बेंड्रोफ्लोमीथायोजाइड विद एनसिड,
एनसिड में मैंने ये कहा कि भाई एनसिड क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम को, जो कि नॉर्मली आपके पास पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आर्किडोनिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हाँ जी, प्रोस्टाग्लैंडिन में। अब ये जब इनहिबिट करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या होगा, कम। जब प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का लेवल कम होगा तो ब्लड सप्लाई टू किडनी कम के ज्यादा, कम के ज्यादा, कम होगी। जब ये E1 ही आपके पास जनाबेली कम है, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, ब्लड सप्लाई टू किडनी ज्यादा करना। तो जब E1 कम है तो ये ब्लड सप्लाई टू किडनी क्या होगी, कम, तो यूरिन आउटपुट क्या होगी, कम। इसलिए मैंने आपको फंक्शन भी लिखवा दिया और मैंने आपको ये भी बात बता दी, ठीक हो गया। तो ये भी आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको भी यूज करते हैं। सो नेक्स्ट प्लीज आगे देखें, नेक्स्ट हेडिंग दें, ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ये इसमें से एमसीक्यूज हैं जी आपके, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। और इसमें जो आपके पास ट्रीटमेंट है वो आप लोगों ने लिखना है। अच्छा मुझे ये बताएं, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में मसला किसका है, एडीएच का ना। तो आप बाहर से क्या करेंगे, एडीएच एनालॉग दे देंगे। तो ये एमसीक्यू पैक्ट एमसीक्यू है जी, किसका एग्जाम का, वीआईपी एमसीक्यू, इसको कर दें, ये तो आता है, ठीक होगा। तो आप लिखें डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, लिख लें डेस्मोप्रेसिन एनालॉग, डेस्मोप्रेसिन एनालॉग जो उसकी तरह का काम करे। तो उसमें आपके पास क्या है, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। तो ये एक्ट लाइक एडीएच, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें एडीएच का मसला होता है। फिर आपके पास क्या है जी, इसमें डेस्मोप्रेसिन एनालॉग में एक और भी बात आपने की थी कि आपके पास सिंथेटिक है, जो कि आप लोगों ने और भी एक बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, DAVP। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है इसमें। फिर आप लोग, अच्छा इसको आप लोग क्या करते हैं, ये जो डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है या फिर आपके पास DDAV है, आप लोग इसका जो रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूट है ना, वो आप लोगों ने देख लेना। वो आपके पास हो सकता है इंट्रावीनसली, आईवी भी आप इसको दे सकते हैं, आप जनाबली IM इसको दे सकते हैं, और आप इसको ओरली भी दे सकते हैं जैसे कि बुक में मेंशन है। सो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज, एनी क्वेश्चन अप टू दिस। देखें ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में मैंने ये बात किया है, इसमें एडीएच का मसला होता है, और आपके पास एडीएच आप बाहर से फिर आपके पास फार्मेसी में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सिंथेटिक। तो आप उसमें क्या, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट जो कि एक्ट लाइक एडीएच आपके पास आएगा। एडीएच अगर एक बंदा है, लेट्स सपोज एक बंदा है वो स्टारवेशन में, वो डेजर्ट में गया हुआ है, ठीक है। अब आपने उसको टैबलेट्स वगैरह भी दी हुई हैं, वहां पे पानी अवेलेबल नहीं है, अब वो पानी भी नहीं पी रहा। बॉडी को जनाबेली क्या चाहिए, पानी चाहिए, बॉडी तो पानी के बगैर मतलब के काम नहीं करेगी, अब उसको पानी भी चाहिए। अब उस बंदे को आपने ये एडवाइस करनी है कि जी आपको ये जो टैबलेट्स दी है ना, अगर आपने कोई 4, 5, 6 घंटे गुजार लिए हैं और आपको थर्स्ट लग रही है, आपको पता कि मुझे प्यास लगी हुई है, फिर आप क्या कर लें कि डेस्मोप्रेसिन एसीटेट की जो टैबलेट, जो कि मैंने अभी बिल्कुल कम मिकदार में अभी मैंने बताई है, ठीक है, तो अब ओरली वो ले सकते हैं, ताकि वो क्या करेगी, अपने रिसेप्टर के ऊपर काम करे और वाटर की क्या करवाए, रीअब्जॉर्प्शन करवाए। एक तरह से ये मैंने एक बात करी है जनरली आपके साथ, ठीक होगा। ऐसे है ना, क्यों, क्योंकि भाई सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, आपके पास एडीएच नहीं होगा, आपके पास रिसेप्टर होगा। नेफ्रोजेनिक में क्या है, रिसेप्टर नहीं होगा लेकिन एडीएच आपके पास होगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके जी, एनी क्वेश्चन, क्लियर? सो thanks for your concentration, for your listening. Lecture dismissed till tomorrow.